अरावली माउंटेन रेंज के बारे में आज बात करेंगे। पिछले 4-5 दिनों में वो वीडियोस मैं देख रहा हूँ अरावली माउंटेन रेंज के बारे में। तो जितना मुझे समझ आया ना आप सभी के साथ वो मैं ज्ञान साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर कोई इंसान 6 फुट से लंबा नहीं है तो वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। ये सुनने में कितना बेतुका सा लगता है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि ऐसा ही सेम डेफिनेशन इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज को डिफाइन करने के लिए दिया गया है तो आपको कितना बेतुका लगेगा। आपको एक बार में विश्वास बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी एक बार में विश्वास हुआ ही नहीं था कि कोर्ट ने इस प्रकार की डेफिनेशन एक्सेप्ट भी कर ली होगी। तो दोस्तों, जानते हैं क्या है ये अरावली माउंटेन रेंज, और अगर इसको लैंड माफियाज और माइनिंग माफियाज को सौंप दिया जाएगा तो हमें और वाइल्ड लाइफ को और जो नेचर है उसको क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, अरावली माउंटेन्स जो है ना, दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन्स में से एक है। ये 1.8 टू 3.2 बिलियन ईयर ओल्ड है और इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। ये करोड़ों साल पहले बहुत ऊंचे थे, पर वक्त के साथ साथ हवा और पानी ने इसे घिस घिस करना छोटा कर दिया है। ये माउंटेन रेंज इंडिया के 4 स्टेट से होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और जा करके दिल्ली में ख़त्म होती है। गुजरात से दिल्ली तक ये 692 किलोमीटर्स लंबी है। अब समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। इस माउंटेन रेंज की ना नई डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है, जो 2 हिस्से में डिवाइड है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल पार्ट वाली डेफिनेशन ये बताती है कि अगर कोई पहाड़ी ज़मीन से 100 मीटर तक ऊंची उठती है तो वो अरावली माउंटेन रेंज में गिनी जाएगी, और अगर उसकी हाइट 99 मीटर है तो उसे अरावली माउंटेन रेंज में नहीं गिना जाएगा। हाइट 100 मीटर से कम होने के कारण फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर वो नहीं आ पाएगी और उसको हम कंजर्व नहीं कर पाएंगे, जिससे बिल्डर्स और जो माइनिंग माफियाज है उसको डिमोलिश कर सकते हैं। वैसे ही हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ डेफिनेशन ये कहता है कि अगर 2 माउंटेन रेंज है ना, उनके बीच का डिस्टेंस 500 मीटर है तभी वो अरावली माउंटेन रेंज में गिने जाएंगे। अगर 500 से ज़्यादा उनका डिस्टेंस है तो वो अरावली माउंटेन रेंज में नहीं गिना जाएगा। तो इससे मेन दिक्कत ये हो रही है कि जो अरावली माउंटेन रेंज का पूरा एरिया है ना, वो 90% इस दोनों रूल के अंडर नहीं आता है। मतलब बहुत सी पहाड़ियाँ ऐसी है जो 100 मीटर से कम है और बहुत सी पहाड़ियाँ ऐसी है जिनके बीच का डिस्टेंस 500 मीटर से ज़्यादा है, तो उनको अरावली माउंटेन रेंज में नहीं गिना जाएगा और उनको जो माइनिंग वाले हैं वो डिमोलिश कर सकते हैं। और ऐसे में 90% अरावली माउंटेन रेंज खत्म हो सकता है और 8.7% ही पहाड़ियाँ ऐसी हैं जो 100 मीटर से ऊंची है। साथियों, टोटल 12,081 पहाड़ियाँ हैं, जिसमें 11,033 पहाड़ियाँ जो है 100 मीटर वाला रूल क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगी और 1,048 पहाड़ियाँ ही ऐसी है जो 100 मीटर वाला रूल क्वालिफाई कर पाएंगी, यानी कि अरावली माउंटेन रेंज की पहाड़ियाँ कहला पाएंगी। तो आप खुद समझो कि अगर हम 90% अरावली माउंटेन रेंज को ख़त्म कर दें तो जो पहाड़ियाँ ऐसे दिखती है तो वो घट करके ऐसी हो जाएंगी। और अगर अरावली माउंटेन रेंज नई डेफिनेशन की वजह से ऐसे दिखी तो हमारे पूरे देश में कई प्रकार के डिजास्टर्स, इकोलॉजिकल डिजास्टर्स आने के चांसेस हैं। सबसे पहली और सबसे मेजर दिक्कत होगी थार डेजर्टिफिकेशन की। थार डेजर्ट, जिसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, वो सिर्फ एक रेत का ढेर नहीं है। ये एक ऐसा हिस्सा है जो राजस्थान के वेस्टर्न साइड और पाकिस्तान के बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। आप मैप में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में पाकिस्तान है, राइट साइड में इंडिया और बीच में अरावली रेंज है, जिसके पीछे दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश छुप के बैठे हुए हैं। अब समझने वाली बात यह है कि डेजर्ट जो है एक रुकी हुई चीज़ नहीं है, ये चलने वाली चीज़ है। ये एक हालात है, एक कंडीशन है जो हमेशा आगे बढ़ते रहता है या पीछे बढ़ते रहता है, जिसमें लाखों टन रेत के कण हवा में उड़ते हैं। और अगर हम इन रेत के कणों को नहीं रोकेंगे तो जो हमारी उपजाऊ ज़मीन है उनको ये प्रभावित कर सकते हैं। जब उपजाऊ ज़मीन पर रेत की परत जमने लग जाती है तो डेजर्ट बनने लगता है और रेत के कण हमारी उपजाऊ जमीन को बंजर बना देते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। अगर अरावली माउंटेन रेंज की 90% पहाड़ियों को हम काट दें तो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाकों को हम डेजर्टिफिकेशन से प्रभाव होने पर नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि अरावली अगर नहीं रहेगी तो पूरी डेजर्ट की रेत है उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा पे बरसात की तरह बरसेगी। जो गर्म लू चलती है वो और भी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, क्योंकि बीच का जो ठंडा जंगल है उसको तो हम काट रहे हैं। तो थार रेगिस्तान जो है वो दिल्ली की तरफ शिफ्ट होना चालू हो जाएगा और अगले कुछ समय में दिल्ली का भी जो वेदर है वो राजस्थान की तरह सूखा पड़ना चालू हो जाएगा।
और दूसरा बड़ा मुद्दा यह है दोस्तों कि कॉरिडोर को हम ख़त्म कर देंगे। हमने ये तो सोच लिया है कि इंसानों पे इसका क्या असर पड़ेगा, पर हम ये नहीं सोच रहे जो वाइल्ड लाइफ है, जो जानवर है, पशु है, पक्षी हैं, उन पे इसका क्या असर पड़ेगा। 19% पहाड़ियाँ तोड़वा के हम ना जाने कितने जानवरों का घर और उनके आने जाने का रास्ता तोड़ रहे हैं। और हम जब ये माउंटेन्स कट कर देंगे ना, तो वो अपने लिमिटेड एरिया में ही फंस जाएंगे, मतलब अपने ही जंगल में वो कैद होकर के रह जाएंगे। और साथियों, उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत जो होगी ना, वो होगी वाटर मैनेजमेंट की। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आप भी समझ गए होंगे कि ये जो नया 100 मीटर वाला रूल है, असल में एक लाइसेंस है बर्बादी का। अब तीसरी प्रॉब्लम समझते हैं कि ये वाटर क्राइसिस वाली प्रॉब्लम है क्या। तो अरावली माउंटेन रेंज और एक सिटी दोनों ही बरसात के पानी के साथ अपोजिट रिएक्ट करते हैं। अरावली माउंटेन रेंज बरसात के पानी को स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब करती है। स्पॉन्ज की तरह पानी को एब्जॉर्ब करने के कारण जो हमारा अंडर वाटर रिसोर्स है वो रिचार्ज होता है। और अगर हमने पहाड़ियों को तोड़ के सिटीज़ या फिर कोई कॉलोनीज बना दी तो वो सारी जगह कंक्रीट और सीमेंट से बनी होगी, तो जिससे पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों, सिटीज़ का और कॉलोनीज़ का जो डिज़ाइन होता है ना, पानी को दूर करने का होता है। भले ही वो एक पॉइंट पे जाके स्टोर होगा पानी, पर बहुत सा एरिया ऐसा होगा कि जिसमें पानी स्टोर नहीं होगा। और चौथी सबसे मेन प्रॉब्लम ये होगी कि दिल्ली एनसीआर में जो पॉल्यूशन है और तेज़ी से बढ़ेगा। अब ये तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं कि दिल्ली कितना पॉल्यूटेड सिटी है और अभी दिल्ली में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है। सबसे पहले हमको ये समझना है कि अरावली के जो जंगल है, एक गीले कपड़े, एक वेट क्लॉथ की तरह काम करते हैं। अभी जो धूल के कण उड़ते हैं वो जा करके अरावली के जंगलों में, उनके पेड़ों में चिपक जाती है और आगे जो है वो साफ हवा आती है। और अगर हमने वो जंगल काट दिए तो जो धूल के कण हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो सीधे सीधे हमारे शहरों में आएंगे और वो प्लास्टिक के रूप में, पॉल्यूशन के रूप में पूरे शहर में फैल जाएंगे। और वही धूल उड़ के सीधा हमारे लंग्स पे आएगी, जो हमको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकती है। राजस्थान से जो रेतीली हवाएं आती है, अरावली माउंटेन रेंज उनको एक दीवार की तरह रोक लेती है। 90% जंगल कट होने के बाद ये रेतीले तूफान सीधा दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहरों में सीधा प्रवेश करेंगे, जिस वजह से सिटीज़ का जो पॉल्यूशन है और तेज़ी से बढ़ेगा। तो दोस्तों, हम टेम्परेचर को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो अरावली के जंगल है वो सूरज से निकली हुई किरणों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अगर हम उसी जगह में कंक्रीट की बिल्डिंग्स या फिर कंक्रीट के सारे रोड्स, कॉलोनी बनाएंगे तो वो फिर एक हीट आइलैंड बन के रह जाएगा। और दोस्तों, जब हम 90% जंगल को काट देंगे तो जो वहाँ के जीव जंतु हैं, वहाँ के पशु हैं, शेर हैं, लेपर्ड्स हैं, तेंदुए हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो हमारे सिटी की तरफ ही आएंगे। दोस्तों, होता तो ये आज भी है, पर थोड़े कम लेवल पर आगे चल के ये नॉर्मल हो जाएगा, जिसमें रोज़ इंसान और जानवर सड़क पर लड़ते हुए दिखेंगे। पूरी फूड चेन को हम डिस्टर्ब कर देंगे। साथियों, अरावली एक माउंटेन रेंज ही नहीं, एक बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है, जहाँ पे 400 प्लांट स्पीशीज, 200 बर्ड स्पीशीज, 100 बटरफ्लाई स्पीशीज, 20 रेप्टाइल स्पीशीज और बहुत से मैनिमल रहते हैं, जो कि 100 मीटर रूल आने से ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये पहाड़ हमने कट कर दिया तो कोई भी एआई, कोई भी टेक्नोलॉजी ये 250 करोड़ पुराने पहाड़ों को वापस नहीं ला पाएगी। अगर हम जैसे मामूली से इंसानों को ये सारे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, तो जो रूल पास किए हैं उनको ये प्रॉब्लम्स क्यों नहीं दिख रहे, जबकि उनके पास तो बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सी टेक्नोलॉजी है जिनसे ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारे मेजर प्रॉब्लम्स हमको सफ़र करने पड़ेंगे अगर हम अरावली माउंटेन रेंज को कट कर देंगे। हम सभी को मिल के इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत से लोग इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग सड़कों पे आ चुके हैं, बहुत से लोगों ने ट्वीट भी किया है और सोशल मीडिया में भी ये बहुत ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा है। तो आप सभी भी अरावली को बचाने के लिए जो जो भी आप काम कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पे आप एक्टिव होइए और कोशिश कीजिए कि हम अरावली को बचा सकें।